हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 में हम एस्टेट 2022 के पेपर के कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे और सॉल्यूशंस नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। और ये जो बात लिखी हुई है कि टेस्ट एफ जरूर लगाएं, काफी लोगों को धोखा भी लगा लास्ट ईयर, जिन्होंने बैच भी परचेज किया था बट लास्ट मोमेंट तक उन्होंने वो क्वेश्चंस नहीं किए कि सर ने लिख रखा है। और फिर मैंने वो वीडियो बनाई उसी दिन जिस दिन एग्जाम हुआ था। आपको 200 क्वेश्चन दिए थे मैंने असाइनमेंट में, 200 ओनली 200, और उसमें से 14 क्वेश्चन बिना ऑप्शन चेंज किए थे। और वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उसी दिन आंसर कीजिए। अब हमने डिस्कस की थी, उसके बाद मैंने जस्ट वो वीडियो डाली थी, आप उसको देख सकते हो। डिस्कस करते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि विल्सन डिसीज जो होता है वो किस मेटल की वजह से होता है? कॉपर मेटल की वजह से होता है। अपनी बॉडी के अंदर कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है बहुत लिटिल अमाउंट में, ठीक है। बट जब ये अपने अमाउंट में थोड़ा बढ़ने लग जाए, अक्यूमुलेट करने लग जाए, ठीक है, और बॉडी उसको बाहर ना निकाले, तो उस दौरान अपनी किडनी, लीवर और ब्रेन क्या करते हैं? प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो किस वजह से होता है ये? कॉपर डिसीज की वजह, कॉपर मेटल की वजह से विल्सन डिसीज। और अगर आयरन की कमी से मैं लिखूं तो क्या बोलूंगा? एनीमिया डिसीज होता है, ठीक है। और अगर आपको एक और पूछा जा सकता है, फेमस है मीनामाटा डिसीज, ये किसकी वजह से होता है? HG मरकरी की वजह से, ठीक है। तो और आप बताओगे AU की वजह से कौन सा डिसीज होता है? गोल्ड की वजह से, AU मेटल की वजह से। एक और इसके साथ ही फैक्ट लिख लीजिए कि जो डिप्रेशन आज के टाइम में सबसे बड़ी डिप्रेशन की बीमारी है, ठीक है, मानसिक तनाव जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो टेबलेट्स यूज की जाती है उसमें कौन सी मेटल का सोल्ट होता है? कौन सी मेटल का सोल्ट होता है? तो आप लिखोगे लिथियम का। किसका होता है? लिथियम। क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्विन। ये आपका टोल्विन है साहब, और टोल्विन से क्या करवा रहा है? बेंजल्डिहाइड बना रहा है। एक फेमस नेम रिएक्शन है, कितने लोगों को याद है? देखो यहां से मुझे पता है कि अगर मैं देखूं तो आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल, अल्काइल चेन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन तो फर्दर भी हो सकता है, इसीलिए हमें क्या करना है? रिएजेंट देखना है। क्योंकि देखो टोल्विन से बेंजोइक एसिड भी बनाया जा सकता है, बेंजल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है। अब हमें क्या यूज करना होगा? किस दौरान कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? देखो ये जो रिएक्शन है ये तो इटार्ड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, वो तो क्या है? इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब इटार्ड रिएक्शन क्या होती है उसको भी देखेंगे भाई। यहां जिसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन कहां रुक जाएगा? एल्डिहाइड पे। उसके बाद देखो डाइक्रोमेट दिया हुआ है, डाइवाल दिया हुआ है, और ये मतलब एसिड क्लोराइड दिया हुआ है अपने को, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। सबसे पहले तो इटार्ड को देख लेते हैं, फिर देखते हैं डाइक्रोमेट वगैरह के यूज को, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो इटार्ड रिएक्शन के बारे में आपको याद रखना है कि क्रोमाइल क्लोराइड, टोल्विन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजल्डिहाइड विद द सॉल्यूशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इन CH2CH4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। सोल्ट वगैरह आपको दिया नहीं हुआ, नॉर्मल सिंपल लिख के दिया है, और उसके बाद आपका हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा, और इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो चीजें क्या है? अगर मुझे कोई अल्काइल बेंजीन दिया हुआ है, कोई भी अल्काइल बेंजीन, जैसे अभी मेरे को दिया हुआ था R की जगह टोल्विन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? R की जगह टोल्विन दिया हुआ था। अगर मेरे पास एसिडिक KMnO4 हो या अल्कलाइन KMnO4, ध्यान से सुनना, एसिडिक मीडियम में KMnO4 दिया हो या एल्कलाइन मीडियम में, तो डायरेक्ट जो R ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट। कितनी भी बड़ी चेन हो, कितनी भी बड़ी, बस चेन की शर्त एक है कि चेन जो होगी उसके ऊपर जो पहला कार्बन होगा उसके ऊपर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां लिख दोगे नो रिएक्शन। अगर इसके साथ तुम KMnO4 की रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब मैंने KOH बेसिक प्रेजेंस, ये अल्कलाइन मीडियम हो गया, इसकी प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, तो उस केस में तुम्हें बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है दोस्तों। ये बात तुमको ध्यान रखनी है कि यहां एक हाइड्रोजन मांगता है। क्या मांगता है? बेंजोइक एसिड बनने के लिए एक हाइड्रोजन मस्ट है, जरूरी है, मांगता है, हमको एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि यहां 3 थे तो बहुत इजीली हो गया, तो यहां आप क्या कहोगे? और एसिडिक डाइक्रोमेट भी इसको क्या कर देगा? इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो देखो डाइक्रोमेट हम यूज नहीं कर सकते, क्लियर है, क्योंकि वो किस में ले जाएगा? एसिडिक कंडीशन में। डाइबाल हम इसी को वीडियो के अंदर देखेंगे, डाइबाल क्या क्या काम करता है। एस्टर को एल्डिहाइड में करता है, एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। ये वाली चीज इसी रिएक्शन में देखेंगे। साइनाइड से एल्डिहाइड बनाता है, डबल बॉन्ड को कब इफेक्ट नहीं करता, ये चीजें इसी लेक्चर में आ जाएगी। और इस केस में अपने को पता है कि क्या हो जाएगा? सिंपल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
ठीक है, यहां ये आपका क्या बन जाएगा, COCH3 ग्रुप क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। तो ये बाकी वाली सारी चीजें जो है वो कोई भी हमें बेंजल्डिहाइड नहीं देगी। ये इस केस में हमें तो कीटोन मिलेगा, बेंजीन के ऊपर COCH3 मिलेगा, ना कि बेंजल्डिहाइड मिलेगा। तुम्हें पता है ना, जैसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये उसका केस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात दोस्तों? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन सबको आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रो से, आपसे पूछा गया था। आपने एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, आपके पास जो फॉर्मूला होता है इनोड सेल का, आप क्या कहते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही बोलते हो ना, ई एनोड, कैथोड माइनस एनोड। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कैथोड कौन होता है, हमने तो एलोन याद किया हुआ है कि ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट में होगा और ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मुझे एक बात तो पता चली कि जो एनोड होगा उस पे ऑक्सीडेशन और कैथोड होगा उस पे रिडक्शन, रिडक्शन इसका होगा। तो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका रिडक्शन पहले होता है, या मैं ये कहूं कि वो कैथोड बनेगा। अगर मैंने तुमसे ये पूछा कि भाई रिडक्शन तो यहां भी हो रहा है, रिडक्शन तो यहां भी हो रहा है, क्योंकि दोनों में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप कहोगे सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, मैंने कहा ठीक है। अब तुम कहोगे सर फिर दोनों में से किसको माने हम कैथोड और किसको माने एनोड, तो मैंने कहा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, देखो 0.77 वैल्यू ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, कैथोड की तरह। क्लियर है यहां तक की बात? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड की तरह, मतलब ये वाला करेगा कैथोड की तरह। तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 0.77, माइनस का साइन। एनोड की वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.6, -76, ये माइनस का है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा 1.53 प्लस का आएगा ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है, दोनों प्लस के हो गए ना, ये भी प्लस का है और अंदर वाला भी क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। या मैं ये बोलूं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एनोड की तरह काम करेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए यहां आपसे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से पूछा गया है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। आपका जब किसी की चोट लग गई, चोट लगने के बाद खून बहना स्टार्ट हो जाता है और खून उसी टाइम रुक जाता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है, तो वो किस वजह से हो रहा है। अगर हमारे शरीर में एक विटामिन ऐसा है, अगर उसकी कमी है तो फिर वो ब्लड जो है वो फ्लो करना बंद नहीं होगा। इसका मतलब उसका टाइम जो क्लॉट करने का है वो क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, वो लंबे टाइम तक बाहर निकलता रहेगा, बॉडी से बहता रहेगा, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, आप कहोगे सर सारे विटामिन के बारे में बताओ, एक के बारे में बात नहीं बनेगी, एक से बात नहीं बनेगी। आंसर तो तुम्हारा हो जाएगा विटामिन के। इनके बारे में थोड़े फैक्ट जानेंगे, इनका नाम क्या होता है। देखो एक होता है हीम, एक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे ब्लड को हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ये बायो इनऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ते हैं, नेट वेट की जब तैयारी करते हो तब पढ़ते हो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसको लेकर मसल्स तक लेकर जाना, और मसल्स के पास ऑक्सीजन क्या होती है, स्टोर होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन वो ब्लड के अंदर डिजोल्व होती है, वो डिजोल्व होती है ना, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक यूनिट होती है, वो हीमोग्लोबिन ब्लड को लेकर मसल्स तक जाती है, और मसल्स के पास क्या होती है, ऑक्सीजन स्टोर होती है, और जो ऑक्सीजन स्टोर करता है उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, एमबी। तुम्हें इतना याद रखना है, एचबी और एमबी। अब देखो विटामिन के का नाम क्या है, एंटी हेमरोज। या हीम वर्ड यूज आ रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, हीम वर्ड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटी हीमरोज। विटामिन ई को बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी, ठीक है। विटामिन B12 के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राइबोफ्लेविन और लैक्टोफ्लेविन। B12 लैक्टोफ्लेविन और राइबोफ्लेविन। B6 एडरमाइन और प्यारी। याद कैसे रखोगे, वो कहते हैं ना, अरे बड़े बड़े उनके छक्के छुड़ा दिए किसने, प्यार ने, ठीक है। एडर मत प्यारी, एडर 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 मत प्यारी, और प्यारी आएगा तो छक्के छुड़ा दिए। ऐसे याद रखने हैं बस, ट्रिक बना के। क्लास में जो कोर्स है, कोर्स के अंदर लगभग ट्रिक से मैक्सिमम चीजें आपको याद करवाई हुई है। और लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा कि जिन्होंने बैच परचेज किया होगा कि कैसा रिस्पॉन्स था। आपने लेक्चर्स जो आपको मिनिमम कंटेंट के साथ, भाई कम टाइम में, क्योंकि कोई जॉब के साथ पढ़ रहा है, कोई कहीं अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा बीच में पढ़ पा रहा है, तो आपको सिर्फ यही देख सोच लो आपके कंटेंट कैसा था। क्वेश्चन अगर आप क्लास के क्वेश्चन भी लगाते हो जो आपको क्लास में करवाए हैं, और टेस्ट एफ, मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम 200 के आसपास क्वेश्चन थे, इस बार वो क्वेश्चन और इंक्रीज करवाए जाएंगे, और ताकि आपका आने वाले टाइम में सिलेक्शन
मीन्स 90 के जो आंकड़ा है उसको आप बहुत आसानी से पार कर लो। कॉमन पोर्शन पे आपकी पकड़ कम है तो भी। अब आपको याद रखना है दोस्तों, ये देखो इनका यहाँ सब चीजों के बारे में कि इनके नाम क्या है और इनका यूज क्या है। जैसे यहाँ विटामिन के बारे में देख लेते हैं। के जो है इंक्रीज द ब्लड क्लोटिंग टाइम, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ई क्या है? इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। एक ए से जीरोथैलेमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया आई, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी थायामाइन, नाम याद रखना है, ये कॉमन नेम भी याद रखना है। B1 का थायामाइन होता है, B12 का राइबोफ्लाविन और साथ में लैक्टोफ्लेविन भी होता है। और B6 का अभी हमने देखा था प्यारी, ठीक है, विटामिन की स्कर्वे जो ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को वैसे तो 1 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है, बट मैं 1 सेकंड में तो बाद में बताऊंगा कि तुम्हें 1 सेकंड में आंसर कैसे देना है, ठीक है। 1 सेकंड में तो आंसर बाद में देखेंगे, पहले इसका जो ऑर्गेनिक का ग्रंथ है उससे इसका क्या देखेंगे हम, ऑर्गेनिक का जो ग्रंथ है उससे क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलिए एक बार इसका मैकेनिज्म देखो क्या है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये अल्काइन है तुम्हारे पास, ये हाइड्रेशन हो रहा है और किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरी Hg2 पॉजिटिव, ये मर्क्यूरियम आयन है Hg2 पॉजिटिव। देखो Hg के साथ OAC लगा हुआ है, OAC एक पे एक नेगेटिव तो 2 है, तो 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, आपको डायरेक्ट Ag2 पॉजिटिव लिख कर दे दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड जब था आपके पास, उस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आके मरकरी लगा। भाई यहां देखो सिंपल सी बात है, ऐसा समझो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। देखो दोस्तों इसका लास्ट में आंसर मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना, तुमको डायरेक्ट आंसर कैसे करना है। एक बार थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो, जिंदगी में समझनी जरूरी है चीजें, क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे क्लास देखने के बाद 100%, और लाइक बाद में ही करना क्लास देखने के बाद। अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसने अटैक मारा, यहां आपके पास मर्क्यूरियम आयन बना। क्या बना? मर्क्यूरियम आयन, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ तो इसके ऊपर OH नेगेटिव H पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां अटैक करेगा और यहां अटैक करेगा। अब एक जगह ये अटैक करने वाला है दोनों में से। अब मैंने एक बात कही है, देखो इसके पास 2 पोजीशन है, एक तो यहां अटैक करे या यहां अटैक करे, OH नेगेटिव। अब यहां इसने देखो अटैक कहां करवा रखा है, मान लो मैंने यहां अटैक करवाया इस R ग्रुप के पास, तो ये R ग्रुप के पास अटैक किया तो OH बना, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, ऐसे HgOAC बन गया। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये वाला प्रोडक्ट बन गया एक बार अटैक करने पे। दूसरी बार ये जो लोन पेयर है ये यहां माइग्रेट किए, ये डबल बॉन्ड ने H पॉजिटिव लिया, ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया ना। देखो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां H आकर लग गया। अब इतनी बात समझ आई। अब ये जो डबल बॉन्ड है तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इनोल टाइप का, ये हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा, ये आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया। इसको दूसरी तरह से भी करवा सकते हैं, जैसे ये वाला था आपके पास, इस बॉन्ड को माइग्रेट करवाएं ऐसे और इस डबल बॉन्ड को माइग्रेट करवाएं ऐसे, लास्ट में क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। मतलब इनोल बना के उसको क्या बना रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं। अब यहां एक नोट लिख लो, नोट, नोट, जब तुम पानी का एडिशन करते हो तो तुमने क्या लिखा है आज तक, मार्कोनिफ रूल और एंटी मार्कोनिफ रूल, मार्कोनिफ रूल और एंटी मार्कोनिफ रूल। तुम क्या कहते हो, पॉजिटिव वाला पार्ट जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, और नेगेटिव वाला पार्ट जाता है वहां जहां कम हाइड्रोजन हो, जहां कम हाइड्रोजन हो, जहां हाइड्रोजन कम हो। तो मुझे एक बताओ, ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये कहां जा रहा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है या जहां हाइड्रोजन कम है। तुम कहोगे सर एक मिनट में चेक कर लेते हैं, यहां एक हाइड्रोजन है और यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि लेस हाइड्रोजन वाली जगह जा रहा है। तुम एक बात और लिखोगे कि OH जो है वो हमेशा, या इसको छोड़ो, तुम्हें एक ही बात यही याद रखो, मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ में अगर कंफ्यूज होते हो तो तुम एक ही बात याद रखो, ये OH हमेशा कहां जाएगा, जहां भीड़ ज्यादा है, जहां भीड़ ज्यादा है, या मैं ये बोलूं मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बन गया अपना पास, कीटोन बना है। इसकी मैं बात करूं तो यहां देखो, अब तुम्हारे को इसी क्वेश्चन को मैं अगले क्वेश्चन पे जगह है क्या, अगले क्वेश्चन पे जगह नहीं है, चलो फिर भी हम कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे फिर साफ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड था, ये R ग्रुप था, क्लियर है। अब मैंने यहां क्या किया, एक हाइड्रोजन है, आपने H2O Hg2 पॉजिटिव को ऐड करना है, ये मरकरी दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। अब वो ट्रिक देख लो, इस मरकरी का कोई काम नहीं है। मुझे तो सर ने बताया था कि जहां ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां वाटर जोड़ दो, OH नेगेटिव को जोड़ दो, नेगेटिव वाले पार्ट को, R C डबल बॉन्ड O OH, सॉरी
O डबल बॉन्ड CH। और जहां कम हाइड्रोजन है या कम है, या जहां हाइड्रोजन कम है या स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, अब सिंपल से बताओ कि स्टीरिक हिंड्रेंस कहां है, ज्यादा है। एक साइड तो बल्कि R ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड हाइड्रोजन लगा है, तो जहां स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वहां मैं क्या जोड़ रहा हूं, OH नेगेटिव। तो यहां तुमने क्या जोड़ा, OH नेगेटिव। अब ये जगह, दूसरी जगह क्या जोड़ोगे तुम कहोगे दूसरी जगह सर हाइड्रोजन तो लगाओगे ना, मैंने कहा लगा दो जी लगा दिया, ठीक है। अब तुम क्या कहोगे कि सर अभी तो हमने देखा था कि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा था, जब हाइड्रोजन जुड़ रहा था तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और यहां ये वाला आ रहा था, ऐसा ही हो रहा था ना। आ रही है ना बात समझ में, कि तुमने ये जो OH बना था ऐसे, इसको तुमने क्या किया था, इस OH को तुमने इनोल हो गया ना, ये इन हो गया, ये ओल हो गया, और इसको तुम अब कीटोन बना दोगे, इसको तुम अब क्या बना दोगे, कीटोन, इस टाइप से। तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा कुछ फाइनल प्रोडक्ट ऐसा नजर आ रहा है तुमको, ऐसा नजर आ रहा है। देखो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी, एक पहले जो अपने H पॉजिटिव वाला दिया और एक बाद में लिया, तो एक CH3 हो जाएगा, यहां कीटोन बनेगा, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ आई कि नहीं आई, तुम ये देख पा रहे हो ना तुम, यहां एक हाइड्रोजन ये वाला, जैसे ये वाला, और उसके बाद एक हाइड्रोजन ये वाला जो बाद में गया है, तो 3 हाइड्रोजन हुए यहाँ। तो आपका डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है आपको कौन सा बना है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो यहां तो लगा दो डबल बॉन्ड और इसको कर दो सिंगल बॉन्ड में, और यहां लगा दो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हटा रहे हैं, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हटा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। एक पहले है, 2 और लगेंगे, 3 हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आंसर तो बहुत आसानी से निकाल लिया होगा, मैकेनिज्म आपको दिखा दिया है। ये क्वेश्चन भाई साहब ना तो तुम पढ़ते +2 के अंदर, ठीक है। और ये जिसने लेक्चर देखे होंगे लास्ट ईयर, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है एस्टेट 2022 वाला, और उससे पहले क्लास मैंने जो ली थी उस क्लास के अंदर ये लेक्चर करवाया हुआ है जनवरी महीने के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च में जब ये क्लासेस चली थी तब ये करवाया था। और इस क्लास का स्क्रीनशॉट डाल, अभी मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जब मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है। आप टाइम देख रहे हो 18/7/2023 को, उसी क्लास का ये स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। ये क्लास थी 28 मिनट की, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट पे, और यहीं से क्वेश्चन आया तुम्हारा। ये देख लो मैंने यहां तक करवाया था, तुम्हारा क्वेश्चन तो यही रुक गया था। ये 3 स्लाइड है लगातार, आप देख सकते हो। एक 25 मिनट पे है उसी क्लास की, एक 7:27 18/7 को मैंने लिया है, 19 तारीख को क्लास ऐड हो रही है, यहाँ यूट्यूब पे आप देख पा रहे होंगे। और ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है मेरी क्लास का जो अपनी ऐप के ऊपर है, उसमें आप देख पा रहे हो, आपसे ये पूछा गया था। यहाँ आपका क्वेश्चन तो यही रुक गया था, जबकि क्लास यहाँ खत्म हो चुकी है। आपका एस्टेट का क्वेश्चन यही हो गया, देख लो। उसके बाद तुम 10 मिनट का और देखते हो तो इसका लास्ट का जो एक स्टेप और है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए दोस्तों। इसी एक क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट तुम्हें समझ आएगा। मैं ये कहता हूं कि ये ई क्या है, पहले इसको समझो। ई का मतलब है कि कोई एंजाइम है, कोई एंजाइम है, उसके ऊपर ऐसे जगह है बनी हुई, मतलब सीट बनी हुई है जिसपे आके कोई बैठ सकता है। सबस्ट्रेट का मतलब है कि कोई रिएक्शन करने आ रहा है। सबस्ट्रेट एस का मतलब है कि ये कोई रिएक्शन करने आ रहा है। जैसे तुम ये पढ़ते हो ना कि ये कोई मेटल की सरफेस है और यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये आके इसके ऊपर जुड़ रहे हैं। इस टाइप से ये क्या है, मेटल कोई चेयर लगी हुई है, सपोज करो कोई एक प्लेस है, उसके ऊपर ये सीटें बनी हुई है, यहां आकर कोई बैठ सकता है। तो यहां ये जो है इसको तो मैंने ई बोल दिया, खाली है जब, तो जब इसके ऊपर ई है, ये सब ई है, ये सारी ई क्या है, सीटें हैं, मतलब ठीक है। ये सारी की सारी ई क्या है, सीटें हैं। इनके ऊपर एस आकर बैठ गया, मान लो कहीं कहीं आकर एस बैठ गया, जैसे यहां एस बैठ गया, यहां एस बैठ गया, एस बैठ गया, एस बैठ गया। अब इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूं, ईएस बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, ईएस, एंजाइम सबस्ट्रेट बोलते हैं इसको। इसको मैंने बोला सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट। ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट। ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट। यहां तक की बात समझ आई। इसके बाद क्या होगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, पी में। ये पी कोई प्रोडक्ट है। देखो सबसे पहले ई प्लस एस मिले, एंजाइम सबस्ट्रेट बना। वो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के दौरान किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट के अंदर। अब यहां तुमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, मतलब तुम्हें ई एस की वैल्यू पूछ रहा है, ई एस की, बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। किसकी सर, किसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन, किसकी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ऐसा इंटरमीडिएट जो ना पहले था रिएक्शन स्टार्ट हुई तब, ना बाद में था, बीच में ही बना और बीच में ही खत्म हो गया। जो बीच में बना बीच में खत्म हो गया। स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, एंजाइम था और सबस्ट्रेट था, ई और सिर्फ एस था। लास्ट में मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट बचा। लास्ट में मेरे पास प्रोडक्ट बचा। अरे
बीच में कुछ बना क्या सर? यस सर, ES बना था, एंजाइम सबस्ट्रेट, और वही खत्म हो गया। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किस पे लगाऊंगा? तुम कहोगे सर ES पे लगाओगे, एंजाइम सबस्ट्रेट पे। मैंने कहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, ES की एंजाइम सबस्ट्रेट ये बन रहा है। ये कब बन रहा है? तुम कहोगे सर इसी स्टेप में तो बन रहा है, ये वाला रिएक्शन का ये स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, इसमें बन रहा है। तो इसमें बन रहा है तो तुम क्या कहोगे? ये E और ये S, E और S की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और ये K। ये तो तुमने देख रखा होगा ना, किसी की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं कि उसका जो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट इनटू सबस्ट्रेट, जिनकी वजह से वो बन रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ E पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ S पे डिपेंड करेगा, और साथ में जो Ka है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डिफॉर्मेशन में तुम कहोगे ES से P बन रहा है, तो इसका मतलब यहां भी खत्म हो रहा है। और अगर मैं बैकवर्ड स्टेप देखूं तो ये डिफॉर्म भी हो रहा है ना, ES टूट भी रहा है E और S में। तो तुम क्या कहोगे? Ka डैश ES की कंसंट्रेशन प्लस Kb किसकी कंसंट्रेशन? ES की कंसंट्रेशन। अब मेरे को क्या करना है? Ka E और KaS। इधर मैं देखो ES को कॉमन निकाल लेता हूं, तो तुम क्या कहोगे? इधर क्या बचा? Ka डैश प्लस Kb। ठीक है, और अब इसको तुम क्या कर लोगे? अरेंज करोगे। इसकी वैल्यू तो पूछी है ना हमसे एग्जाम में, तो Ka अपॉन E बटे S डायरेक्ट नीचे क्या कर दोगे? अपना क्या आ जाएगा? Ka1 Ka डैश प्लस Kb। अब मैच कर लो आंसर कौन सा है। Ka ऊपर यहां भी है और ES से नीचे क्या है? Ka प्लस Kb, ये वाला आंसर है। दूसरे में ये देखो यहां मल्टीप्ली का साइन दे दिया, ये नहीं होगा। ऊपर तो A डैश दे दिया, तो A डैश तो आएगा नहीं, ऊपर तो Ka आएगा, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो ये देख लिया होगा आपने, पहले ऑलरेडी क्लास में करवा चुका था मैं। ठीक है, तो जिन्होंने पहले लिया हुआ है वो लेक्चर देख रहा है तो वो बता भी सकता है कि बिल्कुल था क्लास में। ठीक है, अब आ जाते हैं डाइवाल पे। डाइवाल एक क्वेश्चन में आया था पीछे, इसी क्वेश्चन में हमने कहा था आगे डिस्कस करेंगे। तो डाइवाल बेसिकली क्या है? डी का मतलब है डाई, आई का मतलब है आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, पूरा लिख देता हूं आराम से। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई का मतलब दो, ब्यूटाइल आइसो ग्रुप कौन सा होता है? तुम कहोगे सर किसी कार्बन की चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला भी सेकंड लास्ट है, यहां मिथाइल लगा हुआ है, यहां मिथाइल लगा हुआ है, और उसके बाद क्या है? ब्यूटाइल ग्रुप है। तो कार्बन टोटल कितने होंगे? 4। एक ये वाला कार्बन, 2, 3 और ये 4 कार्बन हो गए, और 2 ग्रुप है, तो ये ऐसे ऐसे 2 ग्रुप लगा दिए मैंने। डाई आइसो ब्यूटाइल, ये आपका एल्यूमिनियम और ये आपका हाइड्राइड। ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर की बात, रिएजेंट की बात। अभी तो मैंने सिर्फ रिएजेंट की बात की है। रिएजेंट काम क्या करता है? रिएजेंट 3 काम करेगा। आपको रिएजेंट के 3 काम याद रखने हैं। एक तो अगर आपको क्या दिया हो? साइनाइड दिया हो। क्या दिया हो? साइनाइड दिया हो क्वेश्चन में, तो किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। दूसरा, अगर आपको एस्टर दिया है, किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। अगर आपको लेक्टोन दिया हुआ है, लेक्टोन को किस में करेगा? लैक्टोल में। मतलब ये है कि क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कर रहा है। डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता जब आइसोलेटेड हो। डबल बॉन्ड व्हेन डबल बॉन्ड आइसोलेटेड, व्हेन डबल बॉन्ड इज आइसोलेटेड नॉट इफेक्टेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि किसी के साथ कॉन्जुकेशन वगैरह में नहीं है, अलग से पड़ा है, तो उसको भी इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो यहां साइनाइड है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, तो पहले में साइनाइड छोड़ दिया, नहीं हो सकता। दूसरे में साइनाइड छोड़ दिया, हो सकता है। साइनाइड को एल्डिहाइड में कर दिया, हो सकता है। डबल बॉन्ड को छेड़ा है क्या? डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ा सर, आंसर तो यही हो जाएगा। तीसरे में देखो साइनाइड एजिटीज पड़ा है, डबल बॉन्ड को छेड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो यहां एसिड बना दिया, ठीक है, और यहां अपन हम बात करें तो क्या है? डबल बॉन्ड भी पड़ा है, तो मतलब इसने तो ऑक्सीडाइज कर दिया ना, साइनाइड से ऑक्सीडेशन करवा दिया। हाइड्रोलिसिस करते हैं साइनाइड का, तब बनता है। तो आंसर आपको इसी 3 चीजों पे पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन का मतलब ये कि ये तुम्हारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है और ये तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल को तुम ऐड कर रहे हो, तो वो आके यहां ऐड हो रहा है, यहां न्यूक्लियोफाइल ऐसे लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब है एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में मतलब में डिफरेंस समझते हो? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई निकल के जाएगा और दूसरा आके लगेगा। एडिशन में कोई निकल के नहीं जाएगा, वहां आकर कुछ लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, जैसे ये मेरे पास CH3 है और इस पे मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला, इसके ऊपर यहां हाइड्रोजन है, लास्ट में प्रोडक्ट में तुमने क्या बनाया? CH3
और इस इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ दिया। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और एडिशन में क्या होता है? कुछ आके जुड़ता है। पहला क्या दिया हुआ है? बेंजल्डिहाइड। तो पहला स्ट्रक्चर बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ये हो गया अपना बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। दूसरा अपने क्या है? पेराटोल्विन बेंजल्डिहाइड, पेराटोल्विन बेंजल्डिहाइड। तो ये अपना तो हो गया पेराटोल्विन बेंजल्डिहाइड, और ये है अपना बेंजल्डिहाइड। तो इसमें मैं यहां करता हूं टोल्विन की जगह CHO, CHO, ठीक है, यहां क्या है? CHO, ये वाला। और तीसरा है नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और चौथा है एसिटोफिनोन बेंजल्डिहाइड। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेंटर है इस पे अटैक करना है, ठीक है, इस पे जितना डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना ही तो अटैक इजिली होगा ना, उतना ही तो अटैक इजिली होगा। देखो यहां भी एल्डिहाइड है तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है ऐसा, यहां भी एल्डिहाइड है, यहां भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहां भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहां भी अपने पास दूसरे में क्या है? एसिटोफिनोन। यहां भी अपने पास क्या है? C डबल बॉन्ड। कीटोन और एल्डिहाइड में, कीटोन और एल्डिहाइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तुम कहोगे सर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास मैं बात करूं तो 2 मिथाइल ग्रुप है देने वाले, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू मेरे पास अगर एक स्पीसीज ऐसी है जिसमें एक ही R ग्रुप है देने वाला, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव कम तो होगा पर उसके कंपैरिजन में उतना कम नहीं होगा। तो इजिली अटैक न्यूक्लियोफाइल कहां करेगा? जहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। तुम कहोगे डेल्टा पॉजिटिव तो एल्डिहाइड पे ज्यादा है, मींस एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन, ठीक है। अब मैंने यहां बात की है कि पॉजिटिव चार्ज का चक्कर है सर सारा ही, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तुम कहोगे सर नाइट्रोजन रहा, नाइट्रो ग्रुप मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये जितना इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा अपनी तरफ उतना ही तो कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही इजीली अटैक होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पेरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एंट्रोपी? ये भी क्वेश्चन आपकी टेस्ट में था, वो वीडियो जरूर देखना आप, टेस्ट F वाली जिस दिन मैंने डाली है, मैं जरूर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। एंट्रोपी चेंज बीएससी की थर्मो से था ये क्वेश्चन, बीएससी की थर्मोडायनेमिक्स से आपसे पूछा आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या है। देखो भाई एंट्रोपी चेंज की बात करें तो आपको 2-3 फार्मूले याद रखने हैं, बस उसी के बेस पे। ये तो तुम्हें पता है ना, आइसो का मतलब कांस्टेंट, बारीक का मतलब, बारीक लिखा है तो मतलब है प्रेशर कांस्टेंट होगा, पी कांस्टेंट होगा। प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अगर यहां लिख देता आइसो थर्मल तो किसको कांस्टेंट रखते हैं? तुम कहते टेम्परेचर को। इसी जगह आइसोकोरिक लिख देता तो किसको रखते? तुम कहते सर आइसोकोरिक, बोलता तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता। बेसिकली इस क्वेश्चन को तो तुम डायरेक्ट ही बता सकते थे। आइसोबारिक मतलब पी कांस्टेंट, जो पेड़ में लिखा होता है वो कांस्टेंट होता है। सीवी मतलब है हीट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो सीपी सीवी, तो इसमें 2 में तो कहीं है ही नहीं। तो वैसे तो तुम आंसर डायरेक्ट ही कर सकते थे, पर डायरेक्ट करना नहीं है, हमें पता होना चाहिए। अब तुम्हें जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो देखो कौन कौन से है। एंट्रोपी चेंज की अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एस की, एन सीवी, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल है उस गैस के, कोई भी गैस है उसका मोल। सीवी एलएन T2/T1 प्लस एनआर एलएन V2/V1, ये गैस कांस्टेंट है। ये क्या है? आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। V2/V1। दूसरा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा क्या बता रहा है? चेंज इन एंट्रोपी। एन सीपी, यहां देखो सीवी था, यहां सीपी था। एलएन T2/T1 P1/P2। एनआर ये कॉमन है सारा, बस यहां देखो T2/T1 है, T2/T1 है। वॉल्यूम के केस में क्या है? V2/V1, ऐसे याद रखना, VR2। तो V के साथ तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, और P के साथ क्या आएगा? 1 आएगा। पहले क्या आएगा? 1 आएगा, बाद में क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे याद रखोगे ना, पहले क्या आएगा? 1 आता है, तो पहले क्या आएगा? 1 आएगा। और VR2 तो हम 2 हैं तो 2 के लिए क्या आएगा? ठीक है, वैसे हम तो सिंगल ही है, ठीक है, सिंगल मीन्स अनमेरिड ही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो भाई 2 चीजें याद करने की ट्रिक का मतलब क्या है? वो क्वेश्चन से हटके था, उसको सीरियस नहीं लेना है किसी भी मुन्ना लोग को, ठीक है। V2/V1, P1/P2, यहां तक की बात समझ आ गई? ये याद रहेगा ना। T2/T1 तो सेम है। अब मैंने कहा कि सर यहां तो आइसोबारिक दिया है, आइसोबारिक का मतलब क्या है रे? आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या रहेगा? P1 बराबर P2, दोनों कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट ही हो गया तो सेम होगी ना वैल्यू। तो मैं P1/P2 दोनों की वैल्यू कांस्टेंट कर देता हूं। मैंने मान लो P1 और P2 बराबर है दोनों, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं आइसोबारिक P1 इज इक्वल टू P2। अगर मैं दोनों को बराबर करूंगा तो Ln क्या हो जाएगा? यहां थर्मल की जगह क्या कर लो? बारीक कर लो, बारीक, आइसो बारीक। तो P को P से कट, दोनों इक्वल है तो कट हो जाएगा।
वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा ना, और ये पूरा फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये वाला। तो यही तो क्वेश्चन में आंसर था। मेरे ख्याल में तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना है। अगर यही तुम्हें बोल देता आइसोकोरिक, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाता, क्या बचता n CV ln T2/T1 ये हो जाता। अगर यहां चेंज करके क्या लिख देता, आइसोकोरिक लिख देता, आइसोकोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया है बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रखा है CH2OH लगा रखा है, और फिर एसिड डाला है, तो इसका प्रोटोनेशन होगा, बिल्कुल होगा सर, प्रोटोनेशन होना पड़ेगा इसको। यहां क्या बनेगा CH2OH2 पॉजिटिव, प्रोटोनेशन हो गया। साइनाइड डाल रखा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, इसको बाहर कर देगा, क्या बना लेगा, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ये वाली रिएक्शन, यहां तक, यहां साइनाइड बन गया। साइनाइड के बाद इसका क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस है ये, क्या है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल में क्या बनाओगे, अमाइड बनाते हैं। और मैंने कल बोला था अगर स्ट्रॉन्ग हीट कर रखा हो और एसिड दे रखा हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, पार्शियल नहीं हीटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या बनाते थे, साइनाइड से एसिड बनाते थे। अभी पार्शियल है तो हम क्या बनाएंगे, अमाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अमाइड, अमाइड क्या बनाएंगे, अमाइड, अमाइड। मैंने कल एचपीएससी की क्लास में तुम्हें बताया था, एचपीएससी की क्लास कल एस्टेट वालों ने तो नहीं देखी होगी, एचपीएससी की क्लास जो आपके एस्टेट के बाद के एग्जाम की जो क्लास होती है, जिनके अंदर मतलब है जो एस्टेट कर चुके हैं और सिर्फ डायरेक्ट जॉब के लिए जो पेपर देंगे उनके लिए। तो यहां तुम्हारे पास क्या बनेगा, CH2CONH2, ये मेरा साइनाइड था, इसको मैंने क्या बना दिया, अमाइड, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर यहां हीट का साइन दिया होता तो हम क्या बना देते, इसको एसिड बना देते, ऐसे ऐसे। क्लियर है। अब तुम देखो ये अमाइड बन गया। अमाइड के बाद तुम्हें क्या दिया हुआ है, NaOBr, सोडियम हाइपोबोराइट है, सोडियम हाइपोबोराइट। अब ये इसका NaOBr, इसको कैसे, हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट। अब इसको क्या लिखा हो सकता है, इसको ये लिखा हो सकता है, ये कहां से आ सकता है, इसको ऐसे लिख सकता है, जैसे यहां ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Br2 प्लस NaOH, ऐसा भी लिखा हो सकता है। दोनों याद होने चाहिए, ये तो सबको याद होता है, तो एग्जामिनर थोड़ा सा खेल गया और ये लिख कर दे दिया। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है, और इसका नाम क्या है, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये तुम कहां पढ़ते हो, अमाइन वाले चैप्टर में। अमाइन वाले चैप्टर में होता क्या है कि अमाइड है 1 डिग्री का, और जब ये डाल देंगे तो एक कार्बन कम वाला क्या बन जाएगा अपने पास, अमाइन बन जाएगा। 1 डिग्री एक कार्बन लेस वाला क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। और वो कम कार्बन कौन सा होगा, ये कार्बोनिल कार्बन हटा देंगे, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है ये वाला, बस ये हटा देंगे फॉर्मूले में से। क्या कर देंगे, फॉर्मूले में से ये हटा देंगे। तो तुम्हारे पास जब यहां जो प्रोडक्ट बनाओगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, CH2 है, और उसके बाद क्या है, NH2 है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई तुमको, क्या यहां तक की बात, CO को गायब कर दिया ना मैंने, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब इसका नाम देख लो, ये फिनाइल हो गया, और ये एक कार्बन है तो मिथेन अमाइन, फिनाइल मिथेन अमाइन। तो क्या दोस्तों आपको समझ में आया, ये वाला मजा आया, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानना मोटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश ना करो। हाँ, उस टाइम पे करो जब तुम्हारे पास एग्जाम का 1 या 2 दिन बचा है। जैसे मैंने टेस्ट के लिए लास्ट टाइम ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि कुछ करो ना करो, उस 200 क्वेश्चन के आंसर देख के चले जाओ, बस 200 क्वेश्चन के आंसर देख के चले जाओ। अभी परसों मेरी बात हुई एक स्टूडेंट से जिनके 87 मार्क्स बने। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, उन्होंने कहा सर बैच हमें देखना है दोबारा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम वो जॉब में थे, उनको टाइम नहीं मिला। मैंने एक बात कही, क्या तुमने टेस्ट एफ के क्वेश्चन लगाए? क्योंकि मैंने उनके मार्क्स देखकर मैंने ये सोचा कि 87 बने हैं, और अगर इन्होंने 14 क्वेश्चन किए होते तो ये इतने मार्क्स नहीं होते। तो उन्होंने कहा सर नहीं, मैंने प्रीवियस ईयर किए थे, वो क्वेश्चन नहीं लगाए थे। मैंने कहा आपको सिर्फ 15 या 20 या कम से कम 40 मिनट लगते अगर आप उन क्वेश्चन को स्क्रॉल डाउन करके अगर आंसर भी देखते तो उनका हो जाता। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फर्स्ट टाइम वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी यूट्यूब के ऊपर, फ्री क्लासेस। ठीक है, और जो अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहता है, बिल्कुल एकदम श्योर होना चाहता है कि मुझे तो बिल्कुल क्रैक करना है, तो वो बैच परचेज कर सकता है बिश्नोई कैम ऐप के ऊपर जाकर। धन्यवाद आप सभी का। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।